एग्जाम लेवल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों में छिपे एक ऐसे विचार की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक क्रांति है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो खास तौर पर इसी आर्टिकल पर केंद्रित हैं और हमारा मिशन है इसके हर पहलू को, इसकी आत्मा को सरल भाषा में समझना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत होती है संविधान के उन चंद शब्दों से जो अपने आप में एक पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते हैं। आर्टिकल 17 कहता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक खासियत है जो इसे बाकी कई अधिकारों से अलग और ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। और वो क्या है? वो ये है कि आर्टिकल 17 एक एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट, ये शब्द सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है, क्या इसका मतलब भी उतना ही गहरा है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, संविधान में ज्यादातर अधिकारों पर तो कुछ न कुछ शर्तें होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर मौलिक अधिकार क्वालिफाइड होते हैं, यानी उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाँ, जैसे बोलने की आज़ादी। बिल्कुल, लेकिन एब्सोल्यूट राइट का मतलब है कि इस अधिकार में कोई एक्सेप्शन या अपवाद है ही नहीं। इस पर कोई लेकिन, किंतु, परंतु लागू नहीं होता। अच्छा। सरकार ये नहीं कह सकती कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए छुआछूत की इजाजत दी जा सकती है। नहीं, ये हर हाल में हर नागरिक पर हर जगह लागू होता है। छुआछूत का किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध है, बिना किसी शर्त के। ये तो सच में एक बहुत बड़ी घोषणा थी, एक झटके में सदियों पुरानी कुप्रथा को गैर कानूनी बना देना। लेकिन घोषणा करना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना असली चुनौती। तो ये वादा सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित न रह जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, संविधान रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर चलने के लिए संसद को कानून बनाने पड़ते हैं। और आर्टिकल 17 को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। ये एक तरह से इस आर्टिकल के दो मजबूत स्तंभों की तरह हैं। अच्छा, तो पहला स्तंभ कौन सा था? पहला कदम 1955 में उठाया गया। तब एक कानून लाया गया जिसका नाम था द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। 1955? जी। बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया, ताकि इसका दायरा और साफ हो सके। तो इस कानून का मुख्य मकसद क्या था? ये कैसे काम करता था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था छुआछूत के व्यवहार को एक अपराध के तौर पर परिभाषित करना और उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान करना। मतलब अगर कोई किसी को दुकान या मंदिर में घुसने से रोके? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति किसी को उसकी जाति के आधार पर किसी दुकान, होटल, कुएं या किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल में घुसने से रोकता है, तो इस कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। ये एक तरह से आर्टिकल 17 की घोषणा को कानूनी दांत देने जैसा था। समझ गई। तो 1955 का कानून एक तरह से दरवाजे खोलने का काम कर रहा था, मंदिर के, दुकान के, सार्वजनिक स्थानों के। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि दरवाजे खुलने के बाद भी अगर अंदर का माहौल अपमानजनक हो, हिंसा का डर हो, तो उस खुले दरवाजे का क्या मतलब? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मुझे लगता है समस्या सिर्फ प्रवेश से कहीं ज्यादा गहरी थी। बिल्कुल। समय के साथ ये महसूस किया गया कि 1955 का कानून काफी नहीं है। समस्या सिर्फ नागरिक अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामले कहीं ज्यादा गंभीर और हिंसक होते जा रहे थे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए दूसरा और ज्यादा सख्त कानून लाया गया। हाँ, और यहीं पे कहानी और गंभीर हो जाती है। समाज की इसी जरूरत को देखते हुए 1989 में एक बहुत व्यापक और सख्त कानून लाया गया। 1989 में? जी। इसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। SC/ST एक्ट। हाँ, SC/ST एक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका दायरा सिर्फ छुआछूत तक सीमित नहीं था, बल्कि ये अत्याचार यानी एट्रोसिटीज के रोकथाम पर केंद्रित था। अत्याचार? तो ये 1955 के कानून से कैसे अलग था? इसमें ऐसा क्या था जो पहले कानून में नहीं था? ये कई मायनों में अलग था। 1955 का एक्ट मुख्य रूप से नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर था, जैसा आपने कहा, दरवाजे खोलना। लेकिन 1989 का एक्ट वो उन विशिष्ट अपराधों की सूची देता है जो किसी व्यक्ति के सम्मान और उसकी गरिमा पर सीधा हमला करते हैं। उदाहरण के लिए?
उदाहरण के लिए इसमें सिर्फ छूने या ना छूने की बात नहीं है। इसमें किसी दलित या आदिवासी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से उसे कोई घिनौना पदार्थ खाने पर मजबूर करना, ओहो, उसे सार्वजनिक रूप से नंगा करना या उसके चेहरे पर कालिख पोतना, उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करना, ये सब इसमें शामिल था। ये तो बहुत गंभीर अपराध है। बहुत। तो इससे पता चलता है कि कानून का ध्यान अधिकारों के उल्लंघन से हटकर अत्याचार की रोकथाम पर चला गया था। ये कानून कहता है कि सिर्फ बराबरी का हक देना काफी नहीं है, सम्मान के साथ जीने का माहौल बनाना भी जरूरी है। वाह, ये सुनकर तो दोनों कानूनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक बुनियादी अधिकार दे रहा था, तो दूसरा उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बना रहा था। लेकिन यहाँ एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। हम अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। संविधान बनाने वालों ने इसे परिभाषित क्यों नहीं किया? क्या ये एक चूक थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमारे कोर्ट्स की भूमिका सामने आती है। ये कोई चूक नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। जानबूझकर? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो इसे किसी एक परिभाषा में बांध देते तो लोग भेदभाव करने के नए नए तरीके निकाल लेते जो उस परिभाषा के दायरे में नहीं आते। अच्छा, इसे खुला छोड़ने का मकसद ये था कि इसकी व्याख्या समय और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार की जा सके, ताकि भेदभाव चाहे किसी भी नए रूप में सामने आए, उसे आर्टिकल 17 के तहत चुनौती दी जा सके। तो फिर अदालतों ने इसे कैसे समझाया है? क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक स्पर्श से है? अदालतों ने बार बार साफ किया है कि इसका मतलब सिर्फ शाब्दिक या शारीरिक स्पर्श बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका दायरा बहुत ही सीमित हो जाता। सही बात है। कोर्ट्स का मानना है कि अस्पृश्यता एक ऐतिहासिक सामाजिक कुरीति से जन्मी एक मानसिकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सामाजिक रूप से अलग थलग करना, उसे नीचा दिखाना, उसका सामाजिक बहिष्कार करना, ये सब अस्पृश्यता ही माना जाएगा। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा और समझना है। अगर इसका मतलब सामाजिक बहिष्कार है, तो क्या ये सिर्फ जाति तक ही सीमित है? हमारे नोट्स में 2018 के सबरीमाला केस का जिक्र है। वो केस तो महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर था, जिसका आधार परंपरा और लिंग था। अदालत ने इसे अस्पृश्यता से कैसे जोड़ दिया? ये तो सुनने में बिल्कुल अलग-अलग मुद्दे लगते हैं। बिल्कुल, और यही इस आर्टिकल की असली शक्ति और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की खूबसूरती है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आर्टिकल 17 के मायने ही बदल दिए। कैसे? उस मामले में एक खास आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि अस्पृश्यता का विचार सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। अच्छा, इसका असली मतलब है किसी भी समूह का सामाजिक बहिष्कार करना, सोशल एक्सक्लूजन। जब आप किसी को किसी शारीरिक या जैविक कारण से, जो उनके नियंत्रण में नहीं है, किसी सार्वजनिक स्थान पर आने से रोकते हैं, तो आप उन्हें समाज से अलग कर रहे हैं, उन्हें अशुद्ध मान रहे हैं। और यही मानसिकता आर्टिकल 17 की जड़ पर प्रहार करती है। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का सामाजिक बहिष्कार जो किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, वो आर्टिकल 17 की भावना के खिलाफ है। ये तो कमाल है। इसका मतलब आर्टिकल 17 एक तरह का एंटी सोशल एक्सक्लूजन कानून है जो किसी भी आधार पर हो सकता है। ये तो इस आर्टिकल को एक बिल्कुल ही नए और ज्यादा शक्तिशाली स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो कुल मिलाकर इसका हमारे समाज के लिए क्या महत्व है? यह आर्टिकल आखिर क्या हासिल करना चाहता है? इसके दो सबसे बड़े महत्व हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है डिग्निटी, यानी सम्मान या गरिमा। डिग्निटी। हाँ, ये आर्टिकल हर एक नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये एक संवैधानिक घोषणा है कि किसी भी व्यक्ति की कीमत उसके जन्म से तय नहीं होगी। और जब हम हर व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं तो हम असल में सामाजिक न्याय की ही बात कर रहे होते हैं ना? बिल्कुल। और यही इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज भी है। सही। आर्टिकल 17 सीधे तौर पर उस जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करता है जिसने सदियों तक समाज के एक बड़े हिस्से को अवसरों और सम्मान से वंचित रखा। ये सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में संविधान का सबसे साहसिक कदम है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मेरे जहन में रह गई है वो ये है कि आर्टिकल 17 कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ विचार है जिसे हमारी अदालतें समाज में पनप रहे हर नए तरह के भेदभाव से लड़ने के लिए लगातार विस्तार दे रही हैं। एकदम। ये सिर्फ इतिहास के एक गलती को सुधारने का कानून नहीं है,
ये भविष्य के लिए समानता का एक हथियार है। 1955 का कानून, फिर 1989 का और ज्यादा सख्त कानून, और फिर सबरीमाला जैसे केस। ये सब दिखाता है कि ये आर्टिकल हमारे समाज के साथ साथ विकसित हो रहा है। एकदम। और यही इसकी खूबसूरती है। ये सिर्फ अतीत की एक कुरीति को ख़त्म नहीं करता, बल्कि भविष्य में समानता के सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए एक संवैधानिक हथियार भी बनता है। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे सोच सकते हैं। जरूर। हमारे नोट्स का निष्कर्ष यही कहता है कि संविधान को समझना और अपने अधिकारों को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। इसी से जुड़ा एक सवाल ये उठता है कि संविधान ने और कानूनों ने तो अस्पृश्यता को गैर कानूनी बना दिया, सजा का प्रावधान भी कर दिया। हाँ। अदालतों ने इसकी व्याख्या को व्यापक भी बना दिया। लेकिन कानून अपनी जगह है और समाज अपनी जगह। सवाल यह है कि क्या ये सामाजिक बहिष्कार की मानसिकता हमारे समाज की सोच से, हमारे आपसी व्यवहार से पूरी तरह खत्म हो गई है? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर नहीं, तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन कानूनी प्रावधानों के अलावा इसे जड़ से खत्म करने में हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है?